हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 8 जिसका शीर्षक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं उनको समझ लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा ना आपको लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस में लैंग्वेज उन्होंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया है, पर क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुके हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आप बुक से निकालिए, पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपकी बुक पे पेज नंबर 95 है, पेज 95। नई बुक में ये पेज 95 है, पुरानी बुक में इसका नंबर डिफरेंट हो सकता है। तो उसमें पहला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एक स्टेटमेंट है, गिवन इंफॉर्मेशन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अभी आपको ध्यान होगा, जब हम ये टॉपिक समझ रहे थे तो हमने एक चीज़ समझी थी कि अगर एक जैसे रस्सा कशी में होता है, लोग यहाँ से खींच रहे हैं, यहाँ से खींच रहे हैं, अगर दोनों की फोर्स बराबर है, जितनी फोर्स यहाँ से लग रही है उतनी यहाँ से लग रही है, तो ये मूव नहीं करेगा। अगर एक साइड की फोर्स बड़ी है, मान लीजिए इसको कहते हैं F1, इसको कहते हैं F2, F1 F2 से बड़ी है तो ये इधर जाएगा। अगर F2 F1 से बड़ी है तो इधर जाएगा। तो मतलब जब एक फोर्स दूसरे से बड़ी है तो जो नेट फोर्स होती है वो होती है अनबैलेंस्ड। मान लीजिए ये 50 न्यूटन है और ये 40 न्यूटन, तो 50 में से 40 घटाया, 10 न्यूटन फोर्स ज़्यादा इस साइड लग रही है। उल्टा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है ज़ीरो है, मतलब दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, इसका ये मतलब है। थोड़ा सा लैंग्वेज इन्होंने टिकलिश लिखी हुई है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज़ीरो अनबैलेंस्ड फोर्स, दोनों में जब हमने माइनस किया तो आंसर आया ज़ीरो। दो काउंटर फोर्सेस हैं, एक फोर्स इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, दोनों को जब माइनस किया आंसर आया ज़ीरो। इसका ये मतलब है नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। एक्सटर्नल क्योंकि फोर्स हमेशा बाहर से लगाते हैं, जैसे इस काउंटर को मूव करना है तो यहाँ से इसको धक्का लगाएंगे। अब स्टेटमेंट तो ये हो गई। अब क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी। नॉन जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी जीरो से अधिक है। वेलोसिटी जीरो होगी तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, स्टिल है, स्टेशनरी है, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी उसकी जीरो से अधिक है तो मतलब वो मूव कर रहा है। तो कहते हैं क्या ऐसा संभव है कि जो फोर्स उस पर लग रही है वो बैलेंस्ड है, बिकॉज जीरो अनबैलेंस्ड, अर्थात दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि वो मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी जीरो से अधिक है? तो आंसर इज यस। ये कब होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स in a straight line with constant velocity। constant velocity मतलब velocity उसकी fixed है, चेंज नहीं हो रही। velocity fixed तब कब होती है, जब acceleration जीरो हो। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला समझा था F = ma। फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन इतनी डेवलप होगी। ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो आंसर हो जाएगा ज़ीरो। फोर्स ज़ीरो है, अनबैलेंस्ड फोर्स ज़ीरो है। ये मैंने आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रही, तो उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। मतलब उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई जा रही है वो बैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस्ड फोर्स होने के कारण एक्सेलरेशन ज़ीरो है,
but this object will move in a straight line with constant velocity. तो उसका ये आंसर है। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्या कंप्यूटर में यही प्रॉब्लम होती है ना, ये पेज क्लोज हो गया, अभी पेज दोबारा ओपन करना पड़ेगा मेरे को। ओपन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ द इट, एक्सप्लेन। मान लीजिए आपने देखा होगा, लोग कई बार इसको, मान लीजिए कारपेट है, गलीचा, इसके ऊपर डस्ट लगी हुई है, तो इसको लोग क्या करते हैं, इसकी डस्टिंग करने के लिए इसको ऐसे स्टिक से मारते हैं। तो जब स्टिक से मारते हैं तो डस्ट नीचे गिरती है। क्यों होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आप जो है इसका आंसर खुद लिखेंगे। ये मान लीजिए हमारा कारपेट है, ऐसे मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ऐसे इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। जब यहां से मैं इसको ऐसे मारूंगा तो क्या होगा, इसकी शेप ऐसी हो जाएगी। जब स्टिक से मारा शेप ऐसी हो गई, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल हैं जो इसके ऊपर लगे हुए हैं वो वहीं रह जाएंगे बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कारपेट तो दूर चला जाएगा जब स्टिक से मारेंगे, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट वहीं रह जाएंगे और वो नीचे गिर जाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे गिर जाएंगे। तो जब बार बार हम इसको ऐसे स्टिक से मारेंगे, वो धीरे धीरे पार्टिकल्स जो हैं वो अलग होते जाएंगे। अलग क्यों होंगे कि कारपेट तो आगे चला जाएगा, वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट वहीं रह जाएंगे, जिस पोजीशन में वो पहले थे, अपनी पोजीशन नहीं बदलेंगे, ठीक है। उसके कारण वो नीचे गिरेंगे। जैसे कार में हम बैठते हैं या कार बस में बैठते हैं, तो बस को अगर तेजी से चलाता है तो हम पीछे की तरफ हमें झटका लगता है, क्योंकि हमारी अपर बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे होती है। गाड़ी आगे निकल रही है, हमारे पाँव आगे निकल रहे हैं, लोअर पार्ट आगे निकल रहा है और अपर पार्ट पीछे की तरफ जाता है। तो ये बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं बदलते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं, मतलब दे स्टे एट देयर ओन पोजीशन। तो आपको मैंने समझा दिया, इसका आंसर आप खुद लिखिए। होता क्या है कि ये नॉर्मल पोजीशन है, स्टिक से मारा, कपड़ा तो ऐसे हो गया कारपेट का, डस्ट पार्टिकल वहीं हवा में रह गए अपनी जगह पे जहां पे वो शुरू में थे, और वहां से वो नीचे गिर जाएंगे। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus? आपने अक्सर देखा होगा जब लोग कार में अपना सामान ले जाते हैं, उसकी छत पे सामान रखते हैं, या बस में ले जाते हैं उसके ऊपर अपना सामान रखते हैं, तो उसको रस्सियों से बांध दिया जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि अगर बस तेज चलती हुई बस अचानक रुकती है तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो आगे जाके सामान गिरेगा। तो रुकी ही बस तेजी से चलेगी तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण सामान पीछे गिरेगा, जैसे डस्ट पार्टिकल गिरे थे। गाड़ी आगे निकल गई, सामान पीछे गिर गया। या कई बार टर्न लेगी गाड़ी तेजी से तो सामान बाहर की तरफ गिरेगा। गाड़ी ने ऐसे टर्न लिया तो सामान वहीं रह गया और बाहर जाके गिरा। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी होती है, वो बाद में समझेंगे।
इसलिए इसको बांधना पड़ता है सामान को छत के ऊपर, चाहे कार हो या बस हो, कि ऐसा ना हो कि जब गाड़ी रुके अचानक या अचानक चले या टर्न ले, तो जो सामान है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन, जब वो रुकी हुई होगी तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, चल रही है वो चलते हुए रुकती है तो इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। हर सिचुएशन में अलग इनर्शिया होगा, पर इनर्शिया के कारण ही वो सामान जो है गाड़ी से नीचे गिर जाएगा। तो अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ए बैट्समैन hits a cricket ball which then rolls on level ground after covering a short distance, the ball comes to a rest। तो हमें हमेशा देखा है कोई भी चीज़ को जब हम सड़क पे रोल करते हैं, चाहे क्रिकेट का बॉल हो, फुटबॉल हो या कोई भी वो चीज़ हो, वो कुछ समय बाद रुक जाती है। वो रुकती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जैसे ही बॉल को हिट करता है वो सरफेस पे चलती है, तो फ्रिक्शन जो है उस मोशन को अपोज करती है। बॉल इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर होगी, ये बॉल जा रही है, ये फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है और उसकी मोशन को अपोज करती है, उसकी मूवमेंट को अपोज करती है। सॉरी। तो इसके कारण धीरे धीरे बॉल रुक जाती है। बैट्समैन चाहे कितनी भी जोर से मारे, वो कहीं ना कहीं जाके बॉल रुकेगी। तो इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन जो होती है मूवमेंट को अपोज करती है, उसकी विपरीत दिशा में होती है। तो ये चीज आप समझ के आंसर खुद लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। तो इसमें ऑप्शन एक्चुअली देना था, ऑप्शन है सी। 4 का आंसर है ऑप्शन सी, आपने देना है। एक्चुअली आंसर डिस्क्राइब नहीं करना, 4 ऑप्शन है, उसमें से ऑप्शन सी को आपने टिक करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अभी देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम ये टॉपिक समझ रहे थे, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये आपने हमेशा क्वेश्चन में देखना है। तो रेस्ट का मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू, जिसको कहते हैं, 0 होगी। सबसे पहले चीज आपने समझ लेनी है क्वेश्चन पढ़ते ही। एक ट्रक शुरू हुआ, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। वो आगे हमें जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी वो बाद में देखेंगे, लेकिन आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट, उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। एंड रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। 400 मीटर है और टाइम है 20 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ढूंढनी है। और क्या फाइंड करना है? फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स। इसका मास है 7 टन। 7 टन होता है, उसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ उन्होंने 7000 kg। ठीक है, आपको S दिया हुआ है, U दिया हुआ है, T दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ढूंढनी है। अब आपके माइंड में एकदम क्लिक करना चाहिए कौन सा लॉ ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा, जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एकदम क्लिक करेगा कि इसमें हम यूज करेंगे S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। क्योंकि S भी हमें मालूम है, U भी मालूम है, T भी मालूम है, यहाँ से हम A निकाल सकते हैं। S इज 400 मीटर, U इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। 1/2 A हमको ढूंढना है, T है 20, 20 स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2, ये भी 400 हो जाएगा, तो ये 400 4 एक्सेलरेशन 2, तो एक्सेलरेशन क्या निकली हमारी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये क्यों यूज करना है? कि हमें U मालूम है, S मालूम है, T मालूम है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, ये हमने ढूंढना है, तो इस फॉर्मूले से ढूंढ सकते हैं। तो अभी सेकंड चीज क्या ढूंढनी है हमने?
कि कितनी फोर्स इस पर एक्ट कर रही है। फोर्स का फॉर्मूला भी तो आपको याद हो जाना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितनी इस पर एक्ट कर रही थी, मास है 7000 kg, एक्सेलरेशन है 2, तो 14000। तो इसका यूनिट क्या होता है, आपको याद है कि भूल गया, न्यूटन। इतनी फोर्स उस पर एक्ट कर रही है, जब वो नीचे जा रहा है इतनी फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपने गिवन इंफॉर्मेशन को समझना, देखना है कि कौन सा हम रूल जो है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। ऐसा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करके इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, ज़्यादा लंबा ना होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन हम अलग वीडियो में कर लेंगे। स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन, तो मास 1 kg, ये साथ साथ लिखते रहिए। स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर सेकेंड स्क्वायर अक्रॉस ए फ्रोजन लेक। तो उसकी यू इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। एस है 50 मीटर और v है 0। अभी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है। पत्थर फेंका, वो कुछ डिस्टेंस चला, उसके बाद रुक गया। इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल इज 0। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। अच्छा, इसको जिसके पर फेंका है वो है आइस है। तो अभी देखिए, हमें चाहिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा उस फोर्स के बराबर होगी जो इस पर एक्ट कर रही है। जब हमने फेंका मतलब हमने कुछ फोर्स अप्लाई की, जो फोर्स अप्लाई की है वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। तो हमें फोर्स निकालनी है, कितनी फोर्स इस पर एक्ट कर रही है। तो वो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो हमें मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम नहीं है, लेकिन हमारे पास ये भी दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। और क्या इंफॉर्मेशन दी इन्होंने, 20 मीटर। ठीक है, तो अभी देखिए, आपको v मालूम है, u मालूम है, s मालूम है, एक्सेलरेशन आपने ढूंढनी है। तो कुछ आपके माइंड में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला। टाइम नहीं है, तो हमने वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें टाइम नहीं होगा। 3 फॉर्मूला थे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इजकल टू 2as। ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, इसमें टाइम नहीं है कहीं पे। ठीक है, तो यहां पे v क्या है 0, u क्या है 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए, एस क्या है 50 मीटर। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, और ये हमने ढूंढना है। तो ये क्या हो जाएगा, -400 इज इक्वल टू 100a, 50 दूनी 100। सो a इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो उसके विपरीत में है। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, ये एक्सेलरेशन है, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये एक्सेलरेशन की है, रिवर्स में है, तभी ये धीरे धीरे रुकेगा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती तो वेलोसिटी बढ़ती जाती। एक्सेलरेशन विपरीत में है, वेलोसिटी कम हो रही है, 20 से 0 आ गई। तो अभी हमें ए पता लग गया, माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर। तो फोर्स इज इक्वल टू मास है 1 kg इंटू 4 मीटर। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1 4 न्यूटन। तो ये फोर्स उस पर अप्लाई की गई,
उतनी ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 4 न्यूटन, इसके बराबर होगी, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही हैं और ये फोर्स उसको धीरे धीरे रोक देगी। ठीक है, तो इसका आंसर है। तो हमने क्या ढूंढा, इस इंफॉर्मेशन से हमने एक्सेलरेशन पता की, एक्सेलरेशन से पता किया कि वो कितनी फोर्स से फेंका गया था, वही फोर्स इसकी नेगेटिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस फोर्स के बराबर है, जैसे भी आप कहना चाहें। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसके जो आगे क्वेश्चंस हैं, आई थिंक इन ऑल अबाउट कितने क्वेश्चंस हैं, 17 है। तो 2-3 वीडियो में इनको समझ लेंगे। तो आप इनको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।